आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट। यानी कि यूरोपियन मार्केट का मतलब यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि पूरे यूरोप में हमारा इंडियन टेक्सटाइल्स किस प्रकार से फैला, किस प्रकार से उसका डिमांड था, है ना, कम था, ज़्यादा था, अच्छा था, बुरा था डिमांड, या फिर किस प्रकार से हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स को वहाँ पे वैल्यू दिया जाता था। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हालांकि पिछले वाले क्लास तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं तो इतना तो हम लोगों को आइडिया मिल ही गया है कि पूरे यूरोप मार्केट में हमारा जो इंडिया का टेक्सटाइल था, यानी कि इंडिया का जो कॉटन या फिर सिल्क का जो कपड़ा था वो बहुत ही डिमांड में था, है ना। डिमांड में इस कदर था कि वहाँ की महारानी भी पहनती थी, है ना, क्वीन भी वहाँ की हमारे इंडियन क्लॉथ को पसंद करती थी, पहनती थी। तो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में, है ना। चलिए तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वरीड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स, वूल एंड सिल्क मेकर्स in England began protesting against the import of Indian cotton textiles। देखिए यहाँ पे ना, इस पॉइंट को समझने से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि जो आप पिछले क्लास में बेसिकली पढ़ भी चुके हैं। पिछले क्लास में आपने ये पढ़ा है कि पूरा का पूरा हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल था वो बहुत अच्छे डिमांड में था यूरोप में। हर कोई लोग उसको पसंद करता था, उसके अच्छे टेक्सचर की वजह से, उसके अच्छे डिज़ाइन की वजह से, और वो सस्ता भी मिल जाता था, टिकाऊ भी होता था, बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट होता था। इस वजह से पूरे यूरोप में हमारा इंडियन का कपड़ा बहुत क्रेज में था, मतलब पूरा। अब चूंकि इतना ज़्यादा हमारे भारत का कपड़ा वहाँ पे फैलने लगा, इतना ज़्यादा लोग उसको पसंद करने लगे कि वहाँ के लोग जो कपड़ा बनाते थे वहाँ का, अब जैसे हमारे भारत का अपना कपड़ा है तो यूरोप का भी अपना कुछ ना कुछ कपड़ा होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यूरोप इतना बड़ा कंटिनेंट है तो वहाँ पे कपड़ा बनाया ही नहीं जाता होगा, वहाँ पे भी बनाया जाता होगा और जाता भी था, ठीक है। बनाया वहाँ भी जाता था और भारत में भी कपड़ा बनाया जाता था। लेकिन यूरोप में हमारा कपड़ा जाके इतना ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया कि वहाँ के आम कपड़े को, यानी कि वहाँ के जो कपड़े बनते थे ना, उसका कोई कदर ही नहीं रहा। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि कहीं ना कहीं यूरोप में उस समय पे जो कपड़ा बनाया जाता था, जो टेक्सटाइल बनाया जाता था, उसका कंपैरिजन भारत के कपड़ों के कंपैरिजन में बिल्कुल नीचे था। मतलब कि भारत का कपड़ा जिस टॉप पे था तो वो नीचे भी नहीं दिखता था, इस प्रकार से था। इसका मतलब सीधा सा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कपड़ा हमारे भारत के लोग भी बनाते थे, यूरोप के लोग भी बनाते थे, लेकिन सबसे शानदार यदि कहीं का होता था तो वो इंडिया का होता था। अब चूंकि यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि भारत से बड़े बड़े ट्रेडर्स यूरोप से आते थे और यहाँ से क्लॉथ लेके जाते थे, है ना। अब एक चीज और यहाँ पे आप समझिए कि भारत, बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग आते तो थे भारत में, कपड़ा खरीद के लेके जाते थे, है ना, और वो अच्छा प्रॉफिट भी कमाते थे। तो इसी चीज का नाम, मतलब इस चीज को हम लोगों ने भी कॉपी किया, यानी कि हमारे भारत के लोगों ने भी देखा कि अंग्रेज लोग यहाँ पे आ रहा है, हमारे ही कपड़े को लेके जा रहा है और उसको ज़्यादा दाम में बेच रहा है। तो जब अंग्रेज ये काम कर सकता है तो हम इंडियंस अपने खुद के कपड़े को लेके यूरोप में जाके क्यों ना बेच सकते हैं। मतलब ये हो गया कि यूरोप के लोग यहाँ पे आते थे, कपड़े खरीदते थे और जाके अपने देश में बना के उसको बेचते थे। तो इस चीज़ को हम लोगों ने कॉपी कर लिया, हम भारत के लोगों ने कॉपी कर लिया कि भाई जब वो हमारा कपड़ा लेके जाके बेच सकता है तो हम अपना कपड़ा हम अपने से जाके बेचेंगे तो और प्रॉफिट होगा हमको, है ना। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को आप समझिए कि अब ये वो समय है जहाँ पे कि यूरोप में हमारा कपड़ा जो है ना, यूरोपियन लोग भी खरीद के बेच रहे हैं और हम लोग भी जाके वहाँ पे बेच रहे हैं। अब जरा बताइए कि हमारा कपड़ा यूरोप के लोग खुद यहाँ से खरीद रहे हैं और जाके अपने देश में बेच रहे हैं और हम लोग भी लेके जाके वहाँ पे बेच रहे हैं, तो वहाँ के कपड़े के मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और कंपटीशन इतना बढ़ गया था वहाँ पे, इतना बढ़ गया था कि हर लोगों के जुबान पे इंडिया के कपड़े का ही नाम या रहता था और वहाँ का यूरोप का जो अपना डिजाइन का कपड़ा होता था वो उतना ज़्यादा क्रेज में नहीं था। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि हमारे भारत में एक स्मार्टफोन बनाया जाता है, चलिए मान लीजिए जैसे मुकेश अंबानी का जियो है ना। मान लीजिए कि जियो जो है ना अपना एक नया स्मार्टफोन 10,000 रुपये में लॉन्च करती है, ठीक है, लेकिन वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करती है, कभी कभी बंद हो जाता है, अपने आप हैंग करने लगता है। लेकिन वही 10,000 का मोबाइल ना एक चाइनीज कंपनी ला के भारत में बेच दे रहा है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो बताइए, तो हम किसको खरीदना चाहेंगे? चाइनीज को खरीदना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वही बात यहाँ पे हो रहा था कि यूरोप का कपड़ा अपने आप में पुअर क्वालिटी का था तो वहाँ के लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे थे, हमारे इंडियन कपड़े को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
कहाँ पे? यूरोप के मार्केट्स में। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था तो उस समय के यूरोप के जो ऊल और सिल्क मेकर थे, मतलब कि जो ऊल से या फिर सिल्क से अपने कपड़े को बनाते थे, यूरोप के लोगों का यहाँ पे बात हो रहा है, यूरोप के वैसे लोग जो कि ऊल और सिल्क से अपने कपड़े को बना के मार्केट में बेचते थे, उसको कंपटीशन का डर सताने लगा, क्योंकि ये लोग अपने सामानों को मार्केट में बेच ही नहीं पा रहे थे, लोग इसके सामानों को खरीद ही नहीं रहा था, खरीद केवल इंडिया के कपड़ों को खरीद रहा था। तो यहाँ पे इनको क्या हो गया? एक डर हो गया कि भाई ऐसा यदि चलता रहा तो हमारा खुद का कपड़ा नीचे बैठ जाएगा और इंडिया वाला पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग पूरी तरीके से डर गया था। अब डरने के बाद ये लोग जाता है गवर्नमेंट के पास, यानी कि उस समय पे बेसिकली पूरे यूरोप हमारा कंटिनेंट हो गया, अंदर में एक छोटा सा कंट्री इंग्लैंड। ठीक है, तो वो उस समय पे इंग्लैंड के गवर्नमेंट के पास जाते हैं, कहते हैं कि सरकार अपने देश पे ना कुछ करो, कुछ कीजिए, नहीं तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इंडिया के लोग यहाँ पे कपड़ा बेच के प्रॉफिट कमा लेगा। अब यहाँ पे वही चीज होता है, देखिए लिखा हुआ था वरीड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स, यानी कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल से वो लोग पूरी तरीके से डर चुके थे। ठीक है, क्योंकि इसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और यूरोप के मार्केट को हम लोग कैप्चर भी करते जा रहे थे, अपने सामानों को लगातार बेचते जा रहे थे और हमारा सामान बिक भी रहा था क्योंकि अच्छे क्वालिटी का था। Wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles। वो लोग ना प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट करने का मतलब ये हो गया सीधा सा, वो लोग कहने लगे कि तुम लोगों को अब ना इंग्लैंड नहीं आने देंगे। किसको कहने लगा? इंडिया वाले लोगों को, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे आते हो, हमारे मार्केट को कैप्चर करके हमारे ही मार्केट में अपने सामान को बेच देते हो और हमारा सामान बिक नहीं पाता है ना। अच्छा, अब जरा बताइए यहाँ पे क्या हमारा कोई गलती है? नहीं भाई, हमारा कपड़ा बढ़िया है तो लोग हमारे कपड़े को पसंद कर रहे हैं। आपके पास यदि क्षमता है तो आप भी अपना कपड़ा बढ़िया बनाओ, लोगों को बेचो, है ना। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को डर सताने लगा कि इंडिया का कपड़ा बहुत अच्छा है, लोग उसी को पसंद कर रहे हैं, हमारे कपड़े को कोई पसंद कर ही नहीं रहा है, तो इनको ये डर सताने लगा। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट passed an act including banning the use of printed cotton textiles chintz in England। This act was known as the Calico Act। अब देखिए, वहां के लोग, इंग्लैंड के लोग इतना परेशान हो गए थे कंपटीशन से, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन लोगों ने जाके गवर्नमेंट को कहा कि सरकार, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि हमारे सामानों को, हमारा सामान ज़्यादा अपने देश में बिके, उसके लिए आप यहाँ पे कोई नियम कानून लाइए। ठीक है, तो वो वहाँ के गवर्नमेंट क्या करते हैं, 1720 में एक एक्ट लाते हैं। एक्ट मतलब एक नियम लाते हैं, और वो नियम क्या कहता है? बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स, यानी कि चिंट। याद कीजिए पिछला वाला क्लास, हम लोग प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ को क्या कहते थे? चिंट कहते थे, है ना। हम लोग नहीं, बेसिकली अंग्रेज उसको कहा करते थे। तो जितने भी हमारे प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स यूरोपियन मार्केट में बिकते थे भारत के, उन सभी के ऊपर बैन लगा दिया गया कि ये सब अब यहाँ पे नहीं बिकेगा। अब कोई गवर्नमेंट जब बैन लगा दे तो क्या वहाँ पे कोई चीज़ बिक पाएगा? नहीं, किसी भी कंट्री का जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। ठीक है, तो उन लोगों ने हमारे प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स पे, यानी कि चिंट पे जो है ना, उन लोगों ने बैन लगा दिया। बैन लगा दिया तो अब हम लोग वहाँ पे जाके बेच नहीं सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा दिया भाई, है ना। इन इंग्लैंड दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट। लेकिन अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा समस्या हो जाएगा कि सर चिंट पे बैन लगाया गया तो चिंट एक्ट उसका नाम होना चाहिए, है ना। नहीं, लेकिन इसका नाम इन्होंने रखा कैलिको एक्ट। अच्छा, कैलिको एक्ट नाम क्यों रखा मालूम है? अच्छा याद कीजिए, कैलिको क्या था? कैलिको में कोलकाता में कोई, चलिए हम आपको याद दिला देते हैं क्या था कैलिको। देखिए ध्यान से, यहाँ पे शायद है, हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ, when the Portuguese first came to India in search of spices they landed in Calicut। यानी कि पोर्टुगीज लोग जब हमारे, अच्छा ये पोर्टुगीज लोग कहाँ के हैं? वो भी यूरोप के ही हैं। ठीक है, तो वो लोग जब आए थे तो कैलिकट में लगे थे, और कैलिकट के कपड़े को पोर्टुगीज लोग जब अपने साथ मसाला लेके जाने लगे थे तो कपड़े भी लेके गए थे, और उस कपड़े को उन्होंने क्या कहा था? कैलिको कहा था। ठीक है, तो उसी लिए यहाँ पे इसका नाम रखा गया है कैलिको एक्ट। कोई डाउट नहीं? अब बात समझ में आ रही है? तो कैलिको बेसिकली क्या है? कैलिको वो कपड़े का नाम है जो कपड़ा पोर्टुगीज लोग अपने साथ लेके यूरोप चले गए थे। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो याद रखिए इस बात को, 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो कि प्रिंटेड हुआ करते थे, डिजाइनदार हुआ करते थे, उन पे बैन लगा दिया कि ये इंग्लैंड में बिकेगा ही नहीं, है ना। और ऐसा वो लोग क्यों कर रहे थे? ताकि यूरोप के लोग जो कि
कपड़े बनाते हैं उसको बढ़ावा मिल सके, वो अपने सामानों को बेच सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मतलब देख रहे हो यहाँ पे ना एक तरीके से हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का एकदम पूरा दहशत है। देखो इतना ज़्यादा इसके पास पावर है, इतना ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर है कि गवर्नमेंट को बैन करना पड़ रहा है। सोच रहे हो कितना हमारा उस समय पे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का क्रेज था, बहुत ज़्यादा क्रेज था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वेयर अनेबल टू कॉम्पीट with Indian textiles, so they wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles। मतलब ये कि इंग्लिश प्रोड्यूसर का मतलब वो अंग्रेज के लोग जो कि कपड़े उपड़े अपना बनाते होंगे, वो लोग इतना ज़्यादा मतलब डर गए थे कि हमसे वो कंपटीशन ही नहीं कर पा रहे थे। अब चूंकि कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे वो लोग, तो वो लोग अब चाहते हैं क्या, एक सिक्योर मार्केट। सिक्योर मार्केट का मतलब ऐसा एक मार्केट जहां पे कि केवल और केवल हमारा ही कपड़ा बिके, इंडिया का कपड़ा बिके ही नहीं। क्या ऐसा वो कभी हो पाएगा? हालांकि गवर्नमेंट चाहेगा तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो बैन लगा देगा तो हम नहीं बेच पाएंगे, है ना। लेकिन यदि गवर्नमेंट बैन ना लगाए, है ना, तो हमारा ही कपड़ा बिकेगा, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा क्वालिटी का होता था। ठीक है, ये चीज हो रहा था बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। यानी कि वो लोग जो है ना एक ऐसा मार्केट चाहते हैं जहां पे कि इंडियन के कपड़ों का कोई भी एंट्री ना हो, केवल हमारा ही कपड़ा बिके, ऐसा अंग्रेज लोग चाहते हैं। उस समय पे चाहते भी थे बेसिकली, क्योंकि वो लोग कंपटीशन ही नहीं कर पा रहे थे हमारे कपड़ों के साथ, दूर दूर तक हमारे कपड़े के सामने उसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता था। ठीक है, ये चीज था। उसके बाद competition with Indian textiles also led to a technological innovation in England। अब देखिए, अब यहाँ पे ये हो गया ना कि यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं ना कि इंडिया के कपड़ों ने अंग्रेजों को ना एक सीख दे दिया था। सीख ये दे दिया था कि भाई देखो, यदि लोगों के दिलों पे राज करना है तो अपने कपड़े का जो क्वालिटी है वो बढ़ाओ, है ना, बहुत अच्छा शानदार बनाओ। तो यहाँ से ये दिमाग जो है ना हम लोग उसको दे के आ गए कि भाई देखो, हमारे साथ तुम कभी कंपटीशन नहीं कर पाओगे कपड़े मसाले इस सब के मामले में। यदि करना चाहते हो तो अपने क्वालिटी को बढ़ाओ। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, अपने कपड़ों को दूर दूर तक फैलाने के लिए अब यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी ये लोग लाते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि नए नए ये लोग इनोवेशन करते हैं। जैसे 1764 में द स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन के which increase the productivity of the traditional spindles। अब यहाँ पे ये लोग इतना ज़्यादा हम लोगों से सीख चुके थे कि भाई सही में यदि कंपटीशन करना है तो फिर अपने सामानों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में इन लोगों ने सोचा कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी को बदलेंगे, जैसे कपड़ा बनाते हैं उस तरीके को ही बदल देंगे, है ना। तो इस मामले में वो लोग क्या करते हैं, 1764 में एक स्पिनिंग जेनी नाम का एक मशीन वो लोग निकालते हैं। और उस मशीन से बेसिकली होता क्या था ना, देखिए, ट्रेडिशनल स्पिंडल्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा गांधी जी का चरखा, है ना। पहले ना वो चरखा केवल भारत में नहीं चलता था, बल्कि भारत के अलावा भी कंट्री में, अलग अलग कंट्री में भी चलता था। और चरखा बेसिकली क्यों इस्तेमाल होता था मालूम है? चरखा बेसिकली स्पिनिंग करने के लिए, यानी कि धागा को बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो चरखा बेसिकली उस समय पे धागा को बनाने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता था। तो उसमें समय बहुत लगता था। तो वहां पे एक टेक्नोलॉजी ऐसा लाया गया जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी। और ये स्पिनिंग जेनी बेसिकली वही काम करता था, धागा बनाने का ही काम करता था, लेकिन बहुत ही फास्ट। हालांकि स्पिनिंग जेनी का यदि आप इमेज देखना चाहेंगे तो वो आपको ना बिल्कुल चरखे के जैसा ही लगेगा, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चीजें भी ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया स्पिनिंग जेनी। और ये स्पिनिंग जेनी भी धागा बनाने का ही काम करता है, स्पिन करने का ही काम करता है, लेकिन बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो अब इनको लगा था कि भाई इंडिया के साथ हम कॉम्पीट तभी कर पाएंगे जब हम अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी बनाएंगे और अच्छे क्वालिटी में बनाएंगे। तो इन लोगों ने सबसे पहले स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन कर दिया। और याद रखिएगा ये कब हुआ था, 1764 में। किसने किया था? जॉन के ने किया था। ठीक है, आगे उसके बाद स्पिनिंग जेनी क्या है इसके बारे में देख लीजिए। इट इज अ मशीन बाय विच अ सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स थ्रू विच थ्रेड वॉज स्पून। थ्रेड वॉज स्पून का मतलब है कि धागा को कैसे स्पून करना है, कैसे उसको लपेटना है, इस प्रकार का काम जो है हमारा स्पिनिंग जेनी में होता था। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा खूबी यह है कि स्पिनिंग जेनी जो है ना एक अकेला आदमी चला सकता था, और एक अकेला आदमी बहुत सारे चरखे को चला सकता था।
अब जैसे मान लीजिए यदि आपको एक महात्मा गांधी जो चरखा अपना साथ हमेशा रखते थे, आपने देखा भी होगा, तो उस चरखे पे एक आदमी ही एक वक्त काम कर सकता है, एक ही आदमी। लेकिन स्पिनिंग जेनी एक ऐसा मशीन था जिसमें कि एक अकेला आदमी बहुत सारे चरखे को चला सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, काम हमारा क्या हो रहा है, बड़ा ही फास्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसका काम केवल और केवल धागा को स्पून करना था, लपेटना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला हमारा टेक्नोलॉजी हो गया, पहला मशीन। आगे दूसरा है, दूसरा इन 1786 द स्टीम इंजन was invented by Richard Arkwright which increased the productivity of the cotton textile weaving। अब यहाँ पे दूसरा मशीन हमारे पास आता है, वो है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का मतलब होता है वो इंजन, इंजन जो कि भाप से चलता है, जो कि भाप से चलता है। और यहाँ पे आप याद रखिए कि पहले के समय में जितने भी हमारे मशीन हुआ करते थे ना, वो इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से नहीं चलते थे, वो बेसिकली भाप से चलते थे, है ना। आपने देखा होगा कि हमारा जो पहले रेलवे भी चलता था, रेलगाड़ी, वो भी भाप से चलता था, धुआं बहुत निकलता था उससे, है ना। तो 1786 में स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया जाता है। और ये स्टीम इंजन केवल और केवल आप ये मत सोचिएगा कि रेलवे में ही था, नहीं, स्टीम इंजन अलग अलग मशीन में हमारा इस्तेमाल होता था। बात समझ में आ रही है, जो कि अलग अलग मशीन होता तो था लेकिन भाप से ही चलता था। तो एक स्टीम इंजन जो है हमारा कॉटन टेक्सटाइल वीविंग के लिए भी बनाया गया। मतलब कि वीविंग का मतलब कपड़े को बुनना, कपड़े को बनाना। ठीक है, तो कॉटन का कपड़ा किस प्रकार से बनाया जाएगा वो भी कम समय में, उस चीज के लिए स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज यदि इंडिया में उस समय पे यदि कोई अपना कपड़ा एक बनाता था तो उसको लगभग 1 दिन 2 दिन लग जाता था, है ना। लेकिन ये स्टीम इंजन के थ्रू एक ऐसा मशीन निकाल दिया गया जो कि भाप से चलता था, वेपर से चलता था, और वो कम समय में कपड़े को बना देता था। ठीक है, और याद रखिएगा ये कब हुआ, 1786 में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। ठीक है, आगे तो ये 2 मेजर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन थे जो कि उस समय पे किए गए थे इंडिया के टेक्सटाइल्स को कॉम्पीट करने के लिए, है ना, उसे आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ इन इंग्लैंड क्लॉथ कुड बी वोवन इन ह्यूज क्वांटिटीज एंड चीपली टू। मतलब कि अब चूंकि हमारे पास 2 मशीन आ गया, है ना। अब 2 मशीन आने की वजह से पूरे के पूरे इंग्लैंड में अब कम समय में ज्यादा कपड़े बनाए जाने लगे थे, और वो भी सस्ता सस्ता। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। However, Indian textiles continued to dominate the trade। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के कपड़े का जो क्रेज था वो कम नहीं हो पाया। बात समझ में आ रही है, यानी कि वहां पे कपड़े को बैन तो कर दिया गया, लेकिन उसके अलावा बाकी जगह पे जहां पे कि हमारा बैन नहीं किया गया था हमारे इंडिया के कपड़ों को, वहां पे इसका जो दबदबा था वो बहुत ज्यादा था। मतलब इसका ये हो गया ना कि सूरज को आप कितना भी ढकने की कोशिश करो, हमेशा आपका चादर छोटा ही पड़ जाएगा, है ना। वही चीज यहाँ पे है। उन लोगों ने हमारे कपड़े को इंग्लैंड में बैन तो कर दिया कि यहाँ पे आके आप इंडियन कपड़े नहीं बिक पाएंगे, है ना। लेकिन क्या केवल यूरोप ही है, नहीं, बाकी और सारे कंट्री भी हैं हमारे पास। तो वहां पे हमारा कपड़े का जो क्रेज था वो कम नहीं हो पाया, यानी कि हम लोग लगातार बढ़ते चले गए। बहुत अच्छा हमारा कपड़ा बेसिकली समय पे होता था। उसके बाद यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज लाइक द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट्स विद देयर ट्रेड। अब देखिए आपको मालूम है कि हमारे यूरोप से लोग आते थे, हमारे इंडियन कपड़े को खरीद के लेके जाते थे और बहुत ज्यादा महंगे दामों में उसको बेचते थे, और लोग खरीद भी लेते थे महंगे दामों में क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा होता था, है ना। तो इस ट्रेड से उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया था, अंधाधुंध प्रॉफिट। These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver। अब देखिए जब ये लोग हमारे भारत के कपड़ों को खरीदने के लिए आते थे ना, तो ये लोग अपने साथ ना चांदी, ये सिल्वर मतलब चांदी लेके आते थे। बात समझ में आ रही है, उस समय पे ये लोग चांदी लेके आते थे और हम लोगों को चांदी देते थे, और हम लोग बदले में इसको इंडियन कॉटन या फिर सिल्क का कपड़ा दे देते थे। ठीक है, देखो कितना चालाक है, मतलब चांदी हमको दे रहा है लेकिन बाद में सब चीज लूट के लेके चला गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। बट व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, इट इज नो लॉन्गर हैड टू इंपोर्ट प्रीशियस मेटल्स टू बाय इंडियन गुड्स।
अब देखिए शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में ना बेसिकली हमने आपको पहले ही चैप्टर में बताया था कि अंग्रेज लोग ना बेसिकली भारत को शुरुआत में लूटने के लिए नहीं आए थे, वो ट्रेड करने के लिए आए थे, है ना। लेकिन उसका दिल इतना भाग गया यहाँ पे, उनको लगा ना कि इसको ना लूटा भी जा सकता है, क्योंकि हम लोग उस समय बड़े मासूम थे, हम लोग किसी को मारपीट नहीं करते थे, मारपीट में उतना हम लोगों का विश्वास नहीं था। तो देखा कि भारत का लोग बड़ा भोला भाला है, प्लस यहाँ पे रिसोर्स बहुत है ना, आयरन स्टील बहुत है, यहाँ पे मसाला बहुत अच्छा अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है, सोना चांदी का तो कमी ही नहीं है, तो क्यों ना इसको ऊपर कब्जा किया जाए, है ना। तो इन लोगों ने पूरी तरीके से कब्जा किया। लेकिन याद रखिएगा शुरुआत में जब हमारे भारत पे इन लोगों का कब्जा नहीं था, उस समय पे ये लोग ट्रेड करने के लिए केवल आते थे और अपने साथ चांदी को लेके आते थे कि भाई आप ट्रेड करोगे तो ऐसे ना उठा के थोड़ी ना लेके चल जाओगे, कुछ ना कुछ पैसे तो दोगे। तो ये लोग जो है ना चांदी लेके आता था और बदले में यहाँ से सिल्क का या फिर कॉटन का कपड़ा लेके जाता था, ठीक है। और लेकिन जब, और हमने आपको ये भी बताया था कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पे आया, वेस्ट बंगाल में, बंगाल की तरफ ही आया था बेसिकली। लेकिन जब बाद में इन लोगों का पावर जो है बंगाल में बढ़ने लगा, वैसे वैसे हमने आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ाया है सीरीज बाई सीरीज, कि पहले बंगाल में, फिर बंगाल के बाद अगल बगल वाले जगहों पर इन लोगों का कंट्रोल बढ़ने लगा। यानी कि जैसे जैसे इन लोगों का कंट्रोल पूरे भारत पे बढ़ने लगा, ये लोग ना अब ट्रेड करने के लिए चांदी वांदी नहीं लेके आते थे, भारत के सामानों को मुफ्त में या फिर कम से कम पैसे में या फिर लोगों को डरा धमका के मार पीट के लेके चल जाते थे। जरा सोचिए, जो ये पहले चांदी लेके आते थे खरीदने के लिए, अब ये लोग फ्री में लेके जा रहे हैं, या तो फ्री में या तो बहुत कम पैसे में या तो मारपीट के, है ना, ये चीज था इनका। तो उसके बाद द कलेक्टेड रेवेन्यूज फ्रॉम पीजेंट्स एंड जमींदार्स इन इंडिया एंड यूज्ड दिस रेवेन्यू टू बाय इंडियन टेक्सटाइल्स। और आप ये भी जानते हैं कि अंग्रेज लोग यहाँ पे क्या करते थे, जमींदार से, किसानों से टैक्स लेते थे, है ना, और उसी टैक्स से ये लोग हमारे इंडियन के कपड़ों को खरीदते थे, वो भी सस्ते दामों में, और जाके अपने देश में बना के बेचते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि हमारा जो क्रेज था ना कपड़ों को लेकर, वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो पहले हम लोग भी जाके इंग्लैंड में कपड़ा बेचा करते थे और प्रॉफिट कमाया करते थे, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। तो अब हम लोग जा नहीं पाते थे, तो केवल कौन लोग जा पाते थे, वही लोग, यूरोप के लोग ही भारत आते थे, सामानों को खरीदते थे और हमारे ही कपड़े को लेके जाके वहाँ पे वो लोग डिजाइन बना बना के बेचते थे, उनको प्रॉफिट मिलता था, है ना। यानी कि हमारे ही कपड़े पे हमें को अधिकार नहीं है। और ये लोग अधिकतर ना खरीदते भी थे ना हम लोगों से कपड़े, तो बहुत ही कम दामों में, या फिर कभी कभी तो पैसा ही नहीं देता था, मारपीट के ले लेता था, डरा धमका के ले लेता था, ठीक है। तो ये चीज था हमारा उस समय पे हालत, ठीक है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो ये टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आगे है हमारा टॉपिक हु वेयर द वीवर्स, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।